2020 से 2024 के बीच इंडियन स्टॉक मार्केट ने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है। ये ग्रोथ है स्टॉक वैल्यू में S&P 500 की, और ये है उसे आउटपेस करती इंडिया के MSCI इंडेक्स की ग्रोथ। और ये कंपैरिजन इंडियन स्टॉक मार्केट के बूम को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। लेकिन अब सब चंगा नहीं चल रहा। 2008 के रिसेशन के बाद ये मार्केट का सबसे बड़ा स्लंप है। सिर्फ पिछले 6 महीनों में इंडियन स्टॉक मार्केट में $1 ट्रिलियन डूब चुके हैं। Well, stocks in India have wiped out over $1 trillion from their market value. फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं और छोटा देसी इन्वेस्टर है कि मार्केट की इस हलचल को समझ ही नहीं पा रहा। जहां हाई नेट इंडिविजुअल्स देश छोड़कर दुबई और ऑस्ट्रेलिया में अपने बिजनेसेस सेट कर रहे हैं, वहीं देश का आम आदमी है कि अपना गिरता हुआ पोर्टफोलियो देखकर सोच रहा है कि कहीं इसमें पैसा डालकर मैंने गलती तो नहीं कर दी। लेकिन ये स्टॉक मार्केट इतनी अनस्टेबल है क्यों, और जिनका पैसा डूबा है क्या वो वापसी कर पाएंगे? जानने की कोशिश करेंगे ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप फैक्टिफाइड की वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज की इस वीडियो को अपने हर उस इन्वेस्टर दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं और हाल फिलहाल में थोड़े परेशान भी। Stock markets across Europe and the US tumbled today. Bull run in the Indian market seems unstoppable. Including the Sensex and the Nifty continue to hit new highs. The Nifty today, we clocked a new record high today. The stock market is higher. Over the last few years, we have seen a significant rise in retail participation in India's booming equity markets. Here's the S&P 500, and here's India's MSCI index outpacing it. But recently, the market's taken a turn. The Indian stock market is headed for the worst month in a couple of years. Well, stocks in India have wiped out over $1 trillion from their market value. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, और अगर आप ये जानते हैं तो इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं। अब मान लो कि आप एक दुकान खोलते हैं जिससे आपको खूब मुनाफा होता है, और जानते हैं कि थोड़ी दूर चौराहे पर अगर एक और दुकान खोल ले तो उससे और मोटा मुनाफा होगा। लेकिन दूसरी दुकान खोलने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि अपने 3 दोस्तों के पास जाकर उनसे कहते हैं कि चौथा हिस्सा डालकर वो सभी उस नई दुकान के 25% के मालिक बन सकते हैं। इस तरह आपने अपना बिजनेस बड़ा कर लिया, और फिर जब मुनाफा हुआ तो उसका एक हिस्सा अपने दोस्तों में बांट दिया। इसी तरह अगर दुकान में नुकसान होता है तो वो भी सब में बराबर बंटता है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस तरह के हजारों लाखों शेयर्स निकालती हैं, जिन्हें खरीदकर कोई भी उस कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है और कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का साथी भी। अब आप भी सुनते होंगे कि निफ्टी नीचे चला गया या फिर सेंसेक्स ने आसमान छू लिया। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स ये मार्केट के वो इंडेक्स या फिर इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि मार्केट अच्छी चल रही है या फिर बुरी। इंडिया में शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में स्थापित देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसमें देश की सबसे बड़ी 30 कंपनीज हैं। और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे 1992 में बनाया गया था, और ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से ये देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। निफ्टी 50 इसी का इंडेक्स है, जो देश की सबसे बड़ी 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को मापता है। अब दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टॉक मार्केट का ये आइडिया बिल्कुल भी नया नहीं है। बात है 15वीं सदी की, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि वो समंदर में जाकर बिजनेस करेंगे, लेकिन उनके पास ये धंधा करने के लिए पैसा नहीं था। फिर उन्होंने तिगड़म लगाई और आम जनता से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, सेइंग कि अगर वो अभी कंट्रीब्यूट करेंगे तो बाद में उन्हें प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। ये पहली बार था जब लोगों ने पैसा लगाया और उन्हें बाद में उसका प्रॉफिट मिला। फिर सन 1602 में स्थापना हुई एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज की, जो दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट था। अब ये बिजनेस मॉडल इतना फेमस हुआ कि लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, इन सभी बड़े शहरों में भी स्टॉक एक्सचेंजेस खुलने लगे। सन 1792 में शुरुआत हुई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। ये आइडिया इंडिया भी पहुंचा, और सन 1875 में शुरुआत हुई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जो एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक मार्केट भी है। तो हुआ क्या कि 2025 की शुरुआत इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए किसी बुरे सपने जैसी रही। जो शेयर प्राइसेस पिछले साल आसमान छू रहे थे, वो पाताल लोक पहुंचते नजर आए, और सिर्फ 4 महीनों में मार्केट से इन्वेस्टर्स का $1 ट्रिलियन गायब हो गया। हालांकि ये टाइम ही ऐसा है कि पूरी दुनिया ही स्टॉक मार्केट्स की वॉलेटिलिटी से गुजर रही है, जिसके कई कारण हैं, जैसे वॉर्स, इकोनॉमिक स्लोडाउन और यूएस में ट्रंप के आने के बाद फैल रही अनसर्टेनिटी। लेकिन इंडियन मार्केट के इस डाउनवर्ड ट्रेंड के कई और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है विदेशी इन्वेस्टर्स का यहाँ से पैसा निकालना। इन इन्वेस्टर्स को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फिर FPI कहते हैं, और इन्होंने सिर्फ पिछले अक्टूबर से इस मार्च के बीच ही इंडिया की मार्केट से $28 बिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए।
जिसका रिजल्ट रहा सेंसेक्स में 11,000 पॉइंट्स और निफ्टी में 13% की बड़ी गिरावट। मार्च 2025 के शुरुआती हिस्से में सेलिंग प्रेशर और बढ़ गया, जब एफपीआईज ने सिर्फ पहले 15 दिनों में ही $3.5 बिलियन के इंडियन स्टॉक्स बेच दिए। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा $803 मिलियन का आउटफ्लो हुआ, जिसके बाद था कंज्यूमर सेक्टर विद $591 मिलियन। इससे साल का टोटल आउटफ्लो 1.33 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। विदेशी कैपिटल की ये लगातार निकासी ये दिखाती है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का मूड इंडियन इक्विटीज को लेकर बदल गया है। मॉर्गन स्टैनली और फिडेलिटी इंटरनेशनल जैसे मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी इंडियन होल्डिंग्स को कम कर दिया है। मूड में इस बदलाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फंड मैनेजर्स ने इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट एलोकेशन 2 साल के लोएस्ट लेवल पर कर दिया है। इस बदलाव का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि विदेशी इन्वेस्टर्स अब इंडिया के बजाय चाइना की इक्विटीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चाइना का स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए एक अनएक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन बन गया है, शायद इसलिए क्योंकि वहाँ वैल्यूएशंस रिलेटिवली कम है और गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसीज और स्टिमुलस मेजर से इकोनॉमी के जल्दी ही रिकवर कर जाने की उम्मीद है। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड अनसर्टेनिटीज खासकर अमेरिका और चाइना के बीच ने चिंता की एक और लेयर ऐड कर दी है। कुछ ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट बाय चाइना सेल इंडिया की स्ट्रेटेजी की तरफ भी शिफ्ट हो गया है, जिससे विदेशी कैपिटल का आउटफ्लो और बढ़ गया है। डॉलर के कंपैरिजन में रुपये की घटती कीमत भी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स को कम अट्रैक्टिव बनाती है। इसके अलावा स्लो ग्रोथ और ओवरवैल्यूड शेयर्स भी इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट से दूर रखने का काम करते नजर आए हैं। वहीं दोस्तों, इंडिया के आईटी सेक्टर के रेवेन्यू का मेजर चंक यूएस से आता है और ट्रम्प के ये नए टैरिफ्स यूएस के साथ ट्रेड को पहले से और मुश्किल बनाते जा रहे हैं। लगभग 50 देश ट्रम्प को अपने इन नए टैक्स रूल्स में रियायत देने की रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन ट्रम्प है कि अपनी ट्रेड पॉलिसी पर टच से मस नहीं हो रहे। इसी का रिजल्ट रहा कि 7 अप्रैल 2025 का दिन एशियन मार्केट्स के लिए ब्लैक मंडे बन गया। एशिया की स्टॉक मार्केट से किसी रेत के महल की तरह ढहने लगी, किसी में 8% तो किसी में 12% की गिरावट। हांगकांग, ताइवान, चाइना, टोक्यो, इंडिया, इन सभी मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को अरबों का नुकसान हुआ। अकेले इंडिया में ही 20 लाख करोड़ एक ही दिन में डूब गए और स्टॉक प्राइसेस जो पहले ही धरातल पर थे जमीन के अंदर घुसते नजर आए। इसके अलावा इंडिया से बहुत सारे अमीर लोग या फिर हाई नेट इंडिविजुअल्स भी करप्शन और हाई टैक्स रेट से तंग आकर इंडिया से दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं और दुबई, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश उनकी पसंदीदा डेस्टिनेशंस बनकर उभरी हैं। अब दोस्तों, इंडिया में सिग्निफिकेंट वेल्थ वाले इंडिविजुअल्स को HNI और UHNI इन 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। दिस इज टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स जिन्हें स्पेशल फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए होती है। अब जिस भी इंडिविजुअल के पास 1 से लेकर 25 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टेबल एसेट्स हों, उसे हाई नेट इंडिविजुअल कहा जाता है। और अगर कोई 25 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, उसे अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल यानी कि UHNI कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स लाइक हेनले एंड पार्टनर्स ग्लोबल सिटीजंस रिपोर्ट, एस्टिमेट्स हैं कि ऐसे लगभग 4300 हाई नेट इंडिविजुअल्स 2024 में, 7000 2023 में और लगभग 7500 ऐसे लोग 2022 में इंडिया छोड़कर जा चुके हैं। अब इतने सारे अमीर लोग जब कोई देश छोड़ते हैं तो अपने साथ अपना बिजनेस, फैमिली और पैसा सब लेकर जाते हैं, जिसका उस देश की इकोनॉमी पर असर पड़ना लाजमी है। ये लोग अक्सर देश के टैक्स बेस का बड़ा हिस्सा होते हैं, बिजनेस ग्रोथ में मदद करते हैं और जॉब्स क्रिएट करने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इंडिया छोड़ने वाले इन अमीर लोगों की पसंदीदा जगहों में UAE, खासकर दुबई टॉप पर है। इंडियन मिलियनेयर्स के इस इन्फ्लक्स की वजह से ही इंडियंस दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट के सबसे बड़े क्लाइंट्स बन गए हैं। और तो और UAE में शुरू होने वाले 30% नए बिजनेसेस इंडियन ओन करते हैं, जो दुबई की इकोनॉमी में उनकी बढ़ती एक्टिव पार्टिसिपेशन का सबूत है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ का बिजनेस फ्रेंडली टैक्स एनवायरनमेंट। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स लगता ही नहीं, जिससे ये अमीर लोग अपनी वेल्थ को ज्यादा इफेक्टिवली रिटेन और ग्रो कर सकते हैं। UAE में बिजनेस करना आसान है और वहाँ का हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोगों को बहुत पसंद आता है। इन सब के अलावा 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स ने भी इंडियन स्टॉक मार्केट पर असर डाला है। मोदी जी इस बार 250 सीट भी नहीं ला पाए, जबकि मैक्सिमम एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि अब की बार 400 पार। अब एग्जिट पोल्स में एनडीए की सीट्स आते देख स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी आई, लेकिन फिर जब 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट्स आए तब मार्केट ने एक बड़ा क्रैश देखा। सेंसेक्स 6000 पॉइंट से नीचे गिर गया और इन्वेस्टर्स का 30 लाख करोड़ रुपए डूब गया। कई विपक्ष के नेताओं ने आरोप भी लगाए कि ये एक सुनियोजित घोटाला था, क्योंकि सरकार के कई मंत्रियों ने 4 जून से पहले शेयर्स खरीदने की सलाह दी थी। अब ये स्कैम था या फिर मार्केट की नेचुरल मूवमेंट, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मार्केट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये घटना इसे साबित जरूर करती।
कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और कैसी पॉलिसीज लाएगी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो इन्वेस्टर्स को उत्साहित भी कर सकता है और मायूस भी। वहीं बात फॉरेन इन्वेस्टर्स की करें तो वो भी उसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। लेकिन इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट बनने का इमीडिएट मार्केट रिएक्शन रहा कि निफ्टी ऑलमोस्ट 6% गिर गया। इसके अलावा सेबी जैसे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के काम करने के तरीके पर भी कई सवाल उठे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है माधवी बुच का, जो मार्च 2022 में सेबी की चेयरपर्सन अपॉइंट की गई थी। उनके कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे विवाद सामने आए हैं जिन्होंने उनके और सरकार के बीच के जरूरत से ज्यादा मीठे रिश्तों पर सवाल उठाए। खासकर अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच का कुछ ऐसी ऑफशोर फंड्स में निवेश था जो कि कथित तौर पर अडानी से जुड़े थे। इस रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि उनकी नियुक्ति और उनके कुछ फैसलों में सरकार की दखलंदाजी साफ दिखती है, खासकर अडानी मामले में जांच की कथित नरमी को लेकर। अब दोस्तों, यहाँ सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना है। तो अगर उसके चीफ पर ही पार्शियलिटी के आरोप लगेंगे तो छोटा रिटेल इन्वेस्टर जो बाजार में अपने पैसे की सुरक्षा के लिए सेबी जैसी अथॉरिटीज पर भरोसा करता है, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। बाजार में विश्वास का स्तर इसी बात पर निर्भर करता है कि ऐसे मुद्दों को कितनी सीरियसनेस और ट्रांसपेरेंसी से संभाला जाता है। 2024 में सेंसेक्स और निफ्टी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे थे। इस दौरान इनकी प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि पीई रेशो जैसे इंडिकेटर्स भी एवरेज से काफी ऊपर थे। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी का पीई रेशो 24-25 के आसपास था, जो इसके पिछले 10 साल के एवरेज से कहीं ज्यादा था। अब दोस्तों, जब स्टॉक्स का ये वैल्यूएशन ज्यादा होता है तो निवेशक मुनाफा कमाने के लिए बिकवाली शुरू कर देते हैं, जिससे इनकी कीमतें गिर जाती हैं। इसके अलावा इंडियन स्टॉक मार्केट में कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी कि कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और कभी कभी तो लॉस में होने के बावजूद उनके स्टॉक के प्राइसेस काफी हाई होते हैं। ऐसा अक्सर हाइप्ड कंपनीज के साथ होता है। इसीलिए कोई कंपनी कितना अच्छा कर रही है ये आप उसके स्टॉक के पीई रेशो से समझ सकते हैं। ये पीई रेशो बताता है कि आप कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। लाइक अगर इंडिया की ही बात करें तो जिस कंपनी का पीई रेशो 30 तक है वो अच्छी चल रही है, और वहीं जिसका पीई रेशो 50 से ऊपर है तो मतलब समझ जाओ कि कंपनी के नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे। तो ऐसी कंपनीज में पैसा लगाने से आपका पैसा डूब सकता है, और ऐसी ओवर वैल्यूएशन के कारण भी इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, जिससे इवेंचुअली वो मार्केट में फर्दर इन्वेस्ट करने से थोड़ा हेजिटेंट हो जाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी इन्वेस्टर्स के भरोसे पर असर डालते हैं, जैसे मार्च 2025 का इंडसइंड बैंक का अकाउंटिंग घोटाला, जब बैंक ने अनऑथराइज्ड डेरिवेटिव्स की मदद से अपने अकाउंट्स में 2.35% जो होते हैं लगभग 175 मिलियन यूएस डॉलर्स की कमी दिखाई। इस घोटाले से बैंक की मार्केट वैल्यू में 25% की गिरावट आई और बोर्ड की गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर सवाल उठने लगे। इसी तरह बैंक ऑफ अमेरिका के 3 बैंकर्स ने नवंबर 2024 में तब रिजाइन किया जब उन पर आरोप लगे कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टर्स को आने वाली स्टॉक ऑफरिंग्स के बारे में टिप्स दी थी, जो कि एक इलीगल प्रैक्टिस है। वहीं नवंबर 2024 में अमेरिकन प्रोसिक्यूटर्स ने बिलियनियर गौतम अडानी पर आरोप लगाए कि उन्होंने इंडियन सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन यूएस डॉलर्स की रिश्वत दी ताकि वो यूएस में सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा सके। इसके अलावा डीजीजीआई का हजारों करोड़ का स्टॉक मार्केट स्कैम तब पकड़ा गया जब पता चला कि बेंगलुरु और मुंबई में 15 फेक कंपनीज द्वारा स्टॉक मार्केट और जीएसटी में 3200 करोड़ का घोटाला किया गया था। ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड्स भी मार्केट में डिस्ट्रेस्ट पैदा करते हैं, जिससे जेन्युइन इन्वेस्टर काफी डिस्करेज होता है, जिसके चलते या तो वो अपना पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं या फिर किसी और देश में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी हाल ही में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिली, जिसे देखकर मार्केट के रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी की उम्मीद जागती है। मार्च 2025 में मार्केट में कुछ रिकवरी देखी गई और निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों ने ही कुछ ट्रेडिंग सेशंस में गेन दिखाया, लेकिन ट्रंप के टैरिफ्स ने अप्रैल में फिर से मार्केट को गर्क में धकेल दिया। वहीं मार्केट एक्सपर्ट्स एंटीसिपेट कर रहे हैं कि इंडिया 2025 के बाकी हिस्से में अपना लॉस रिकवर कर लेगा, जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए किसी दिलासे से कम नहीं। अब दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, लेकिन क्या रिस्क से डर के इन्वेस्ट ही ना करें? तो इसका जवाब है कि इन्वेस्टमेंट तो करो, लेकिन ध्यान से। मार्केट में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का ज्ञान फ्री में देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शातिर लोग हैं जिनके मुताबिक उनका कोर्स खरीद लेंगे तो आप ही अगले वॉरेन बफेट बन जाएंगे। ये आपके 5 लाख को साल में ही 1 करोड़ बना सकते हैं, लेकिन ध्यान से, यही आपको एहतियात बरतनी है।
ऐसे अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स क्लेम करने वाले ठगों से सावधान रहें और अगर ट्रेडिंग करनी है तो मार्केट को देख के ही करें। और अगर आप इसमें रेगुलर टाइम नहीं दे सकते तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स जैसे फालतू के रिस्क से दूर ही रहें। इन्वेस्टमेंट करने के पहले कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करें और फिर ही पैसा लगाएं। तो दोस्तों ये थी इंडियन स्टॉक मार्केट पर हमारी रिसर्च, जहां हमने बेसिक से लेकर प्रेजेंट सिनेरियो को जाना और साथ ही बात करी फाइनेंशियल मार्केट में होने वाले स्कैम्स की। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप भी एक जागरूक नागरिक बनेंगे जो ध्यान से पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी एक जागरूक नागरिक और इन्वेस्टर बनने में। और अंत में मेरा बस यही कहना है कि मार्केट तो ऊपर नीचे जाती रहती है, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा आगे मूव करता है। तो क्या समझे? वीडियो काम की लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना और ऐसी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।